विषय है हमारा जो आपको शुरू करने जा रहे हैं वो वही खाता और लेखाशास्त्र है। उसमें पहला पाठ है कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्माण। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कंपनी के प्रवर्तक का मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के लिए उचित मात्रा में पूंजी की व्यवस्था करना। आप जानते हैं आधुनिक व्यवसायिक क्षेत्र में पूंजी का विशेष महत्व होता है, लेकिन कंपनी के प्रवर्तक को कंपनी की पूंजी प्राप्त करने के लिए न केवल कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है, बल्कि उन्हें जनता के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति, उसकी रुचि और उसके उत्साह को ध्यान में रखते हुए पूंजी को विभिन्न मूल्य के अंशों में विभाजित करने की योजना बनानी पड़ती है। यही कारण है कि हम जानते हैं कि कंपनी की अंश पूंजी के नाम से होती है। जनता को अपने अंशों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से कंपनी एक विवरण पत्रिका का प्रकाशन करती है। विवरण पत्रिका के अंत में दिए गए विवरण से प्रभावित होकर जनता अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन पत्र भेजती है। इसी का अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे कि कंपनी अपनी पूंजी किन साधनों से, किस माध्यम से प्राप्त करती है। इसका अध्ययन इस अध्याय से किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं एक सदरी निकल करके आया है, अंश क्या है? अंश का मतलब होता है, अभी बताया गया है कंपनी की पूंजी अंशों में विभक्त होती है। अंशों में विभक्त होने का एकमात्र कारण होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से वांछित मात्रा में कंपनी को पूंजी प्राप्त हो सके। और आप जानते हैं समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जोखिम उठाने वाले स्वभाव के होते हैं, एक जोखिम उठाने वाले स्वभाव के नहीं होते हैं। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी को अंशों में विभक्त कर देती है ताकि समाज का हर व्यक्ति उसमें अपना योगदान कर सके, कंपनी में पूंजी लगा सके, कंपनी में कुछ भागीदारी को तय कर सके। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी पूंजी को अंशों में विभक्त करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार अंश केवल दो प्रकार के रखे गए हैं। पहला हमारा प्रकार होता है पूर्वाधिकार अंश। नंबर एक इसको कहते हैं हम पूर्वाधिकार अंश। इसका मतलब होता है, ये देखिए पूर्वाधिकार अंश, इसको अंग्रेजी कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर। और नंबर दो होता है समता अंश। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विटी शेयर, EQUITY। अब बच्चों, आप जानते हो पूर्वाधिकार अंश क्या है और समता अंश क्या है। पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है प्राथमिकता वाले अंश। आप जानते हैं पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है वे अंश जिन्हें लाभांश संबंधी तथा पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी प्राथमिकता प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। लाभांश संबंधी प्राथमिकता का तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति ऐसे अंश को क्रय करते हैं उन्हें सबसे पहले कंपनी में उन्हें लाभ में हिस्सा मिलने का अधिकार मिलता है। दूसरा शब्द हमारा होता है पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी प्राथमिकता। इसका तात्पर्य होता है जब कभी कंपनी का विचलन होता है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों की पूंजी की वापसी की जाती है जिन्होंने पूर्वाधिकार को खरीद लिया है। अर्थात जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं वे क्या करते हैं, पूर्वाधिकार को खरीद लेते हैं। इसमें सिक्योरिटी होती है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, पूंजी की वापसी का अधिकार। इसलिए ऐसे अंश को हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश, यानी प्राथमिकता वाले अंश ये कहलाते हैं। दूसरा हमारा वाक्य है समतांश। इसको हम इक्विटी शेयर कहते हैं। समतांश का मतलब होता है वे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं समतांश। इक्विटी शेयर कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे अंशधारी जो समतांश को खरीदते हैं वे जोखिम उठाने के स्वभाव वाले होते हैं। अर्थात अगर ऐसी कंपनी में लाभ हुआ तो इनको खूब लाभ मिल जाएगा, अगर कंपनी को लाभ नहीं हुआ तो इनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जोखिम उठाने के स्वभाव वाले व्यक्ति हुए। और पूंजी के पुनर्भुगतान का मतलब होता है
जब कभी कंपनी का विभाजन होगा, कंपनी के पास अगर कोई राशि बचती है, कोई धनराशि बचती है, तो इनकी पूंजी की वापसी होगी, अन्यथा इनकी पूंजी भी डूब जाती है। इसलिए संतान जो खरीदते हैं वे जोखिम उठाने के स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर कंपनी को लाभ होगा इनको लाभ मिलेगा, अगर कंपनी को लाभ नहीं होगा इनको कोई लाभ मिलने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं संतान। प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हो, ये दो तरह की अंश कंपनी से रखी है कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है, अंशों को डिवाइड कर देती है। एक पूर्वाधिकार का मतलब समझ गया, दूसरा संतान का मतलब समझ गया। संतान में कोई प्राथमिकता नहीं होती है, पूर्वाधिकार में प्राथमिकता दो मायने में होती है। पहला है लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार, दूसरा होता है पूंजी की वापसी का अधिकार। ऐसे अंशधारी को होती है जो पूर्वाधिकार को क्रय करते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। किसी कोई दिक्कत हो तो पुनः वो पूछ सकता है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कंपनी के अंश पूंजी के बारे में देख रहे हो। कंपनी की अंश पूंजी के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, कंपनी अपनी पूंजी कैसे प्राप्त करती है, किन प्रक्रियाओं से गुजरती है, तो वो पहला हमारा होता है, नंबर 1 होता है शेयर एप्लीकेशन। पहली प्रक्रिया हमारी होती है अंश आवेदन पत्र। अंश आवेदन पत्र, इसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन। बच्चों देख रहे हो, अंश आवेदन पत्र का मतलब होता है कि कंपनी जो होती है वो विवरण पत्रिका के माध्यम से सर्वसाधारण को अपने अंशों के विक्रय की सूचना देती है। विवरण पत्रिका के अंत में एक आवेदन पत्र भाग छपा होता है जिसके अंत में कंपनी के बैंक का नाम। अब देखिए कि विवरण पत्रिका आप देख रहे हो, विवरण पत्रिका ये छपी होती है जिसके अंत में एक आवेदन पत्र फॉर्म छपा होगा। आवेदन पत्र फॉर्म, जिसके अंत में क्या लिखा होगा, कंपनी के बैंक का नाम। कंपनी के बैंक का नाम लिखा होगा। दूसरा लिखा होता है, पहला हो गया कंपनी के बैंक का नाम, दूसरा होगा कंपनी, पहला पार्ट है कंपनी के बैंक का नाम हो गया, और दूसरा होगा कंपनी के लिए भेजी जाने वाली राशि। भेजी जाने वाली रकम। तीसरा होगा अंतिम तिथि छपी हुई। अंतिम तिथि, ये 3 वाक्य दिख रहे हैं। ये कंपनी के लिए किसी आवेदन को पूरा करना होगा, अर्थात कंपनी के बैंक का नाम लिखा होगा, कंपनी के लिए क्या रकम भेजना है वो भी लिखा होगा, और अंतिम तिथि छपी होगी। जो आवेदक कंपनी के अंश को क्रय करना चाहेंगे वो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार इन शर्तों को पूरा करते हुए, जो कि कंपनी के निर्गमित अंश के 5% से राशि कम नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी के बैंक में भेज देगा। मान लीजिए कोई ये आवेदक है जो कंपनी के अंश को क्रय करना चाहता है, वो इस शर्त को पूरा करेगा, अर्थात कंपनी के बैंक में कंपनी के लिए कौन सी रकम देना है, और अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए वो क्या करेगा, कंपनी के बैंक में पैसे को भेज देगा। तत्पश्चात कंपनी के पासबुक में उसका लेखा हो जाएगा, और कंपनी का जो संचालक मंडल होगा वो सूचित हो जाएगा कि अमुक आवेदक हमारे अंशों को क्रय करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का अध्ययन किया है और उन शर्तों का पालन किया है। तत्पश्चात उसके नाम अंश आवंटन की योजना कंपनी का जो संचालक मंडल होता है वो बनाता है, तैयार करता है। ये हमारी प्रक्रिया हुई, अंश कैसे बिकेंगे, कंपनी इसके लिए कौन सा अनुपालन करती है। तो
इन प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए कोई आवेदक कंपनी में अपने फॉर्म को डालेगा। तत्पश्चात जो कंपनी के संचालक मंडल होंगे वे क्या करेंगे, उनके नाम अंश आवंटन की कार्यवाही करेंगे। समझ रहे हो। अब दूसरा हमारा इसमें होता है, नंबर 2 हमारा होगा अंश आवंटन। अंश आवंटन ये दूसरी प्रक्रिया हमारी है। कंपनी के लिए पूंजी प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो दूसरा है अंश आवंटन। इसको हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कहते हैं। अब अंश आवंटन का मतलब क्या होता है, अंश लेने के लिए आवेदन पत्र देने वालों में अंश का बांटना ही अंशों का आवंटन करना कहलाता है। जैसे ही कंपनी क्या करती है, अंशों का आवंटन कर देती है, उसी प्रकार से क्या होता है, कंपनी और जो अंशधारी होते हैं उनके बीच एक प्रसंविदा जिसको कहते हैं समझौता वो पूरा हो जाता है। इसके बाद कंपनी को यह अधिकार होता है उस अंशधारी से पूंजी मांगने का, और जो अंशधारी होता है उसको यह होता है कि कंपनी में लाभ होता है उसको लाभ में हिस्सा मिलने जाने का अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अंशों का आवंटन जैसे हो जाता है, कंपनी और जो अंशधारी होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक प्रसंविदा पूरा हो जाता है। ये प्रक्रिया हमारी हो गई अंश आवंटन की। इसके बाद की प्रक्रिया हमारी होती है, नंबर 3 होता है याचना करना। याचना करना इसको कहते हैं टू कॉल्स। टू कॉल्स कहते हैं। याचना का मतलब होता है अंशों के आवंटन के पश्चात विभिन्न अंशधारियों से पूंजी की जो राशि कंपनी द्वारा मांगी जाती है उसको हम कहते हैं याचना करना, उसको कहते हैं मांग करना। आप जानते हैं टेबल ए जिसको कहते हैं सारणीय में यह प्रतिबंध किया गया है कि कोई भी कंपनी अपनी पूंजी की संपूर्ण धनराशि एक किस्त में अंशधारी से नहीं मांग सकती है। वह उसको विभिन्न किस्तों के माध्यम से पूंजी की मांग करेगी। जैसे कुछ राशि अंश आवेदन पत्र के साथ, कुछ राशि अंश आवंटन के साथ, कुछ राशि अंश प्रथम मांग के साथ, कुछ राशि अंश द्वितीय मांग के साथ और कुछ राशि अंश अंतिम मांग के साथ कंपनी मांगेगी। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, दो याचनाओं के बीच में कम से कम एक माह का अंतर होना चाहिए। 1 माह का अंतराल होना चाहिए और याचना की राशि का भुगतान करने के लिए कम से कम 14 दिन का समय भी उनको दिया जाना चाहिए, ताकि जो अंशधारी है वो पैसे की व्यवस्था करके कंपनी को पूंजी देने के लिए तत्पर हो जाए। ये हमारा होता है याचना करना। इसको बोलते हैं टू कॉल्स कहते हैं। प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे कि याचना करना क्या होता है। अब इसके बाद की प्रक्रिया हमारी होती है याचना। हमारी अंतिम प्रक्रिया है, अब कंपनी आपसे पूंजी मांगेगी और आपको पूंजी का भुगतान करना होगा। तो ये याचना करने की प्रक्रिया हमारी अंश पूंजी के संदर्भ में अंतिम प्रक्रिया है। इसलिए याचना करना हर कंपनी का अधिकार होता है, अपनी पूंजी को मांगने का अधिकार होता है। और याचना करने का मतलब ये हो गया है कि कंपनी समय समय क्या करेगी, आपसे रुपए की मांग कंपनी करती रहेगी। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे अंश निर्गमन के संदर्भ में जनरल लेख। अंश निर्गमन के संबंध में जनरल लेख। पहले बच्चों आप जानते हो कंपनी जब पूंजी की मांग करती है तो इन किस्तों के माध्यम से आपसे पूंजी की मांग करेगी। नंबर 1 होगा अंश आवेदन पत्र। अंश आवेदन पत्र इसको हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन। दूसरी किस्त का नाम हमारा होगा अंश आवंटन। इसको हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। तीसरी किस्त का नाम होगा अंश प्रथम मांग।
इसको अंग्रेजी कहते हैं शेयर फर्स्ट का। चौथी किसका नाम होगा? अंश द्वितीय माल। इसको अंग्रेजी कहते हैं शेयर सेकेंड का। पांचवी किसका नाम होगा? अंश अंतिम माल। अंग्रेजी में कहते हैं शेयर फाइनल का। अब प्यारे बच्चों, आप जानते हो प्रत्येक किस्त के दो लेखे बनाए जाएंगे, जिसे कहते हैं जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब एंट्री हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं एंट्री कैसे की जाएगी। अब इसको हम मिटा के देख रहे हैं। नंबर 1 होगा अंश आवेदन पत्र की राशि। अंश आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। ये पहली एंट्री हमारी होने जा रही है। अंश आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर इसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट VR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड RECD। ये देखिए हमारी पहली एंट्री हो गई है। अंश आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर जो हमारी एंट्री बनाई जाएगी कंपनी के खाता बही में, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट VR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये पहली एंट्री हमारी हो गई। अब इसका दूसरा लेखा बनाया जाएगा। नंबर 2 अंश आवेदन पत्र की राशि को पूंजी खाते में अंतरित करने पर माने ट्रांसफर करने पर। अब इसका रेखा बनेगा। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट VR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग ट्रांसफर्ड मेड। ये हमारी एंट्री दूसरी होगी। इन्हें दिखाया है कि प्रत्येक किस्त के दो लेखे बनाए जाएंगे। एक बार बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा, एक बार पूंजी खाते में ट्रांसफर करने का लेखा। तो ये पहले किस्त का दोनों लेखा हमारा पूरा हो गया। प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना? कहीं किसी दिक्कत तो नहीं है? तुरंत कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछिएगा। चलिए हम दूसरी एंट्री बताने जा रहे हैं आपको। इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरी एंट्री हमारी होने जा रही है। नंबर 2 अंश आवंटन की राशि देय होने पर। इसका मतलब होता है कि अंश आवंटन की राशि मांगे जाने पर। समझ रहे हो पॉइंट को? लिखा गया है अंश आवंटन की राशि देय होने पर, यानी अंश आवंटन की राशि मांगे जाने पर कौन सा लेखा बनाया जाएगा? तो क्या बच्चों देखो
एंट्री हमारी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर allotment money ड्यू। प्यारे बच्चों देख रहे हो, दूसरा नियम करना लड़की अंश आवंटन की राशि देय होने पर क्या एंट्री बताई है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी किस्त को आप डेबिट कर रहे हो, पूंजी को आप क्रेडिट कर रहे हो। इसका जो नरेशन आप देख रहे हो, जो विवरण देख रहे हो, वो लिखा है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अंश आवंटन की राशि देय होने पर। अब इसका अगला रेखा इसी में होगा, तीसरी एंट्री हमारी होगी अंश आवंटन की राशि प्राप्त होने पर इसका रेखा किया जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, प्रत्येक किस्त के दो रेखे में बताया होता है, एक बार आवंटन की राशि मांगी जा रही है और दूसरा क्या हो रहा है, उस रुपए को प्राप्त होने पर, उस किस्त के रुपए को प्राप्त होने पर हम बैंक अकाउंट DR करते हैं। DR माने क्या होता है, ड्यू फ्रॉम बैंक, बैंक द्वारा दे, यानी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसकी राशि मिली है, अंश आवंटन की राशि प्राप्त हुई है, इसलिए एंट्री की जा रही है बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका जो विवरण आप देख रहे हो, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एक बार हमने ड्यू किया है, एक बार हमने रिसीव किया है, तो प्रत्येक किस्त के दो लेखे हो रहे हैं। अगले एंट्री हम करने जा रहे हैं पांचवा है अंश प्रथम मांग। अंश प्रथम मांग की राशि देय होने पर, देय माने होता है मांगे जाने का। कंपनी आपसे रुपए की मांग करती है, तो तीसरी किस्त की मांग कंपनी कर रही है, अंश प्रथम मांग की राशि देय होने पर, तो इसकी एंट्री की जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, एक बार ड्यू होगा, एक बार रिसीव होगा। छठा लेखा इसका हो रहा है अंश प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर, प्यारे बच्चों देख रहे हो, इसकी राशि अब बैंक को मिलेगी, यानी बैंक के थ्रू ये पैसा कंपनी के खाते में जाएगा, तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट DR टू
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। पहले बच्चों पहले कर चुके हैं, प्रत्येक किसके दो लेखे होते हैं, एक बार ड्यू होता है यानी एक बार कंपनी मांगती है, एक बार वो रुपया कंपनी के बैंक में प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक किसके दो लेखे बताए जा रहे हैं और लेखे यहाँ बनाए जा रहे हैं। अगला लेखा हम करने जा रहे हैं अंश द्वितीय मांग की राशि देर होने पर। क्या बच्चों देख रहे हो, अंश द्वितीय मांग की राशि देर होने पर। देर का मतलब क्या होता है, कंपनी द्वारा मांगे जाने का। तो इसकी विधि होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। ड्यू मैंने समझ रहे हो ना, कंपनी द्वारा मांगा जाना। तो अंश द्वितीय मांग की राशि देर होने पर देखा, क्या देखा आपने, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस खाते को डेबिट करते हो आप, पूंजी खाते को क्रेडिट बनाते हो। इसका विवरण होता है अंश द्वितीय मांग की राशि देर हुई। अगर इसका देखा होगा अंश द्वितीय मांग की राशि प्राप्त होने पर। प्राप्त होने पर अब इसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव। पहले चर्चा कर चुके हैं हम कि प्रत्येक किसी के दो लेखे बनाए जा रहे हैं। एक बार कंपनी मांगती है और वह राशि कंपनी को प्राप्त होती है। तो एक बार ड्यू होता है, एक बार प्राप्त होता है। और अंतिम लेखा हमारा होने जा रहा है अंतिम लेखा हमारा है अंश अंतिम अंश अंतिम मांग की राशि देय होने पर। देय होने पर इसका लेखा किया जाएगा शेयर फाइनल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन किया जाएगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू।
पहले बच्चों देख रहे हो, ये दो दे होने का मतलब होता है कंपनी द्वारा मांगे जाना। तो एंट्री बनी शेयर फाइनल काल अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका अंतिम देखा होगा, अंश अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर फाइनल का अकाउंट। इसका विवरण होगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, हमने पहले चर्चा किया है कि प्रत्येक इसके दो लेखे होते हैं। ये अंतिम लेखा हमारा है, अंतिम मांग दे हुआ है, इसके बाद अंतिम मांग की राशि बैंक को प्राप्त हुई है। तो राशि जब प्राप्त होती है तो वो बैंक अकाउंट डीआर होता है। डीआर होता है जो फ्रॉम डेट बैंक द्वारा प्राप्त कौन सी राशि मिली है, अंतिम मांग की राशि मिली हुई है। इसलिए एंट्री फाइनल है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल का अकाउंट। प्यारे बच्चों ये 5 किस्त के लेखे हमने आपको बताया, संभव आप समझ गए होंगे। अब किसी समझ नहीं आया हो तो पुनः पूछ सकता है मुझसे।